प्यारे बच्चों, आप सभी का शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित एजुसेट कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विजयपाल, PGT हिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडाई रेवाड़ी, कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 2 शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग 2 में हमारे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और दूसरा है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है उसमें हम निम्न बातों पर विचार करेंगे, जैसे कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। दूसरा बिंदु रहेगा इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, और जो तीसरी बात हमें डिस्कस करनी है इस भाग में वह है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, और चौथी बात है क्रांतिकारी। ये 4 बातें हम पहले वाले भाग में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा उप विषय है या दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है क्रांतियों का युग 1830 से 48। इसमें हम बात करेंगे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, और दूसरी बात है इसमें भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, तथा तीसरी बात है उदारवादियों की क्रांति 1848। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया को समझना। हमारा दूसरा उद्देश्य रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में विभिन्न वर्गों की भूमिका को जानना। और हमारा तीसरा उद्देश्य है क्रांतियों के युग 1830 से 48 के बीच में किस प्रकार यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात देशों में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार हुआ। प्यारे बच्चों, आइए हम इस भाग के पहले मुख्य बिंदु यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पर विचार करते हैं। अगर आप 18वीं शताब्दी के मध्य के यूरोप के मानचित्र को देखेंगे तो वैसे देश नहीं मिलेंगे जैसे आजकल हम देखते हैं, अर्थात जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे उस समय अर्थात 18वीं शताब्दी के मध्य में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और उनके शासक अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र रूप से काम करते थे। ये क्षेत्र शासकों अर्थात राजाओं के अधीन थे। उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को देखें तो पाते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे। उनकी भाषाएं अलग अलग प्रकार की थी, उनका रहन सहन, वेशभूषा और जीवन जीने का तरीका भी अलग अलग प्रकार का था। एक बात जो उन सभी को आपस में जोड़ती थी वह था कि सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा, अन्यथा उनमें विविधताएं ही विविध प्रकार की देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इतनी विविधताओं के बावजूद इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे आने वाले बिंदुओं में देखने को मिलेगा, जैसे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। इस वर्ग में ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य का विचार यूरोप के इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग है वो ज़मीन का मालिक है
और समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग है। इनका अपना एक साझा जीवन जीने का तरीका है। हालांकि ये अलग अलग इलाकों में रहते हैं, लेकिन जीने का तरीका एक जैसा है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग जायदाद में और शहरी क्षेत्रों में हवेलियों में ये मालिक है। ये राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपस में वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। परिणाम स्वरूप एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कुलीन वर्ग है जो एक प्रकार से आपस में एकता बनाए रखता है और अधिकांश जनसंख्या जो कृषक है उस पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। एक दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग, जो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से शहरों का विकास होने के कारण इस वर्ग का उत्थान होता है। ये वर्ग मुख्य रूप से बाजार के उत्पादन पर टिका हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण हालांकि 18वीं सदी के दूसरे भाग में ही हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दूसरे देशों में ये 19वीं शताब्दी में होता है। इस वर्ग में श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग यानी कि उद्योगपति और मजदूर वर्ग, दो नए वर्ग उत्पन्न होते हैं और इन दोनों के हित ही इनको आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए या एकता उत्पन्न करने के लिए इनको प्रेरित करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हमें उदारवादी राष्ट्रवाद में भी देखने को मिलता है। उदारवादियों में मुख्य रूप से उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में काम करने वाला वर्ग शामिल था। 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में जो राष्ट्रीय एकता की बातें हमें यूरोप में देखने को मिलती है वे उदारवाद से काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई थी। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। यह वर्ग व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी की बात करता है। हालांकि यह वर्ग सभी लोगों के लिए मताधिकार की समानता में विश्वास नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल संपत्तिवान और पुरुष लोगों को ही यह वर्ग अधिकार देने की बात करता है। महिलाओं और संपत्ति विहीन वर्गों पर यह इस तरह के अधिकार नहीं देना चाहता। आर्थिक रूप से यह वर्ग बाजार की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में था। इसी वर्ग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही नेपोलियन के बाद के जो सुधार थे उनको आगे बढ़ाया गया और जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में टैक्स थे, माप व तोल के अलग अलग इकाइयाँ थी, उनको ख़त्म करके एक जैसा संगठन बनाने का प्रयास किया गया और व्यापारिक हितों की वजह से ही इस वर्ग के अंदर एकता या राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद के विचारों को मजबूती मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण करने के पक्ष में 1815 के बाद उत्पन्न एक नया रूढ़िवाद भी अपनी भूमिका निभाता है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाया रखना चाहिए। हालांकि अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे।
क्योंकि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिलते हैं, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी और वो सरकारों के सेंसरशिप के नियम, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त बातों पर नियंत्रण लगाना था। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की यादें उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में क्रांतिकारियों की भी अपनी अलग भूमिका थी। हालांकि 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत होने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बनाकर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना और विचारों का प्रसार करना जारी रखा। ऐसा ही इसी तरह का एक क्रांतिकारी था इटली का जूसेप्पी मैज़िनी, जिसने दो क्रांतिकारी संगठन बनाए, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप, और इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे राज्यों में फैले हुए थे। मैज़िनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाइयां हैं, और मैज़िनी लगातार इटली को एकजुट करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा। 1830 से 1848 का समय यूरोप में क्रांतियों का युग के रूप में जाना जाता है। इन वर्षों के दौरान फ्रांस में क्रांतियां होती है और असर यूरोप के बाकी देशों पर पड़ता है। ड्यूक मेटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, और यह बात इन क्रांतियों के रूप में भी हमें बिल्कुल सही नज़र आती है, क्योंकि जब जब फ्रांस में क्रांति हुई उसका असर यूरोप के बाकी देशों पर भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति होती है, जिसके द्वारा बुर्बो वंश, जिसे 1815 के बाद रूढ़िवादियों ने दोबारा सत्ता में बहाल किया था, उसे उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका था और उसकी जगह पे एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया था। इसका असर ब्रसेल्स में हुई क्रांति या विद्रोह के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। एक अन्य घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से ही यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ, जिसे पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे।
क्योंकि कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की थी और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया था। और अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। रोमानीवाद का असर हमें जर्मनी और पोलैंड जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भाषा का असर भी हमें पोलैंड में ही देखने को मिलता है, जहां रूसी भाषा के विरुद्ध एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाकर पोलिश भाषा को बढ़ावा दिया गया। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह ने भी लोगों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया या राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद की भावनाओं को इससे प्रेरणा मिली। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया और पूरी 19वीं सदी में पूरे यूरोप में ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती गई और शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह काम करने वालों की संख्या ज़्यादा और काम की संख्या कम थी। इसका असर फसलों के ख़राब होने और गाँव में व्यापक गरीबी और शहरों में घुटन भरी गरीब बस्तियों के प्रसार के रूप में देखने को मिलती है। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद अर्थात जर्मनी में अपना स्थान ग्रहण किया, क्योंकि यहाँ पर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया था, जिसमें जर्मनी के बहुत सारे राजनीतिक संगठन शामिल थे। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। यहाँ पर एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें एक ऐसे राजा को सत्ता सौंपनी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। लेकिन पर्शिया के राजा ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और उदारवादियों का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। अंततः यहाँ पे सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, हालांकि उनको एक दर्शक के रूप में यहाँ पर शामिल होने का आमंत्रण जरूर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक बार पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदुओं की दोहराई कर लेते हैं। हमने पढ़ा है दो मुख्य बिंदुओं के बारे में। पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और दूसरा, क्रांतियों का युग 1830 से 48। पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे,
1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद और क्रांतिकारी। दूसरे भाग में हमने पढ़ा है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, और तीसरी बात उदारवादियों की क्रांति 1848। डियर स्टूडेंट्स, पाठ की दोहराई और पाठ के विस्तार के बाद आइए आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनको आपको हल करना है। आपके लिए पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को अपने शब्दों में बताइए। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में विभिन्न वर्गों की क्या क्या भूमिका रही, उदाहरण सहित बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए है, क्रांतियों के युग अर्थात 1830 से 48 के बीच किस प्रकार यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार हुआ।